सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मदरसन सुमी के शेयर को, जो कि एक ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, स्पेशली वायरिंग बिजनेस में, जो कि ऑटोमोबाइल्स में जिस तरह के वायर्स के सिस्टम्स बनाए जाते हैं वो ये प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। मदरसन सुमी वायरिंग जो कंपनी है उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है संवर्धन मदरसन। इसका मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो ऑलरेडी डिटेल में बनाया है, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, इससे बड़ी कंपनी है, और इसका लॉन्ग टर्म 10 ईयर के टारगेट को भी हमने यहाँ समझने की कोशिश की है। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो दोनों ही सेम एक तरह के बिजनेस में है, बट संवर्धन मदरसन जो है वो बड़ी पेरेंट कंपनी है, और जबकि मदरसन सुमी जो है वो उसी की एक स्मॉल वायरिंग बिजनेस वाली एक कंपनी है। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड की जब हम बात करते हैं तो ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, यानी कि एक जापानीज कंपनी सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम और जो मेन मदरसन ग्रुप है उनके जॉइंट वेंचर से एक कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम था मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। ये पहले जो मेजर कंपनी है मदरसन उसका पार्ट हुआ करती थी, और फिर बाद में ये कंपनी स्प्लिट होकर के अलग से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई। अभी जो ये कंपनी है ये इंडिया के वायरिंग एंड हार्नेस इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है, जहां पे इसका मार्केट शेयर ऑलरेडी 40% का है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर का परसेंटेज है। मदरसन सुमी वायरिंग का जो मेन जो काम है वो है मैन्युफैक्चरिंग करना वायरिंग हार्नेस का, हार्नेस के कंपोनेंट्स का, और उससे रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं जो कि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में यूज किए जाते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ये बनाते हैं। अब ये जो ये वायरिंग बनाते हैं, ये अगर देखा जाए तो ये अलग अलग व्हीकल में अलग अलग इनका रेवेन्यू आता है। ये अगर देखा जाए तो ये कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो पूरा का पूरा डोमेस्टिक है, यानी कि सिर्फ इंडिया के बिजनेस से 100% इनका बिजनेस आता है। फॉरेन में एक्सपोर्ट ये नहीं करते हैं, ठीक है। और वायरिंग और हार्नेस के जो कंपोनेंट्स हैं वहां से इनको 99%, यानी कि जो मेजर इनका जो सोल बिजनेस है वो सिर्फ वायरिंग का बिजनेस है, और इनके कोई भी दूसरे बड़े वर्टिकल नहीं है, कोई बड़े वर्टिकल आर्म्स नहीं है। इनके क्लाइंट ग्रुप की अगर हम बात करें तो जितने भी टॉप सेलिंग पैसेंजर व्हीकल हैं और उनके जो मॉडल्स हैं, उनमें से जो टॉप 12 मॉडल्स हैं उनमें से 10 को ये अपने वायरिंग की सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जितने भी टॉप सेलिंग मॉडल जितने भी हैं पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट में, उनमें से ज्यादा मॉडल्स में ये अपने वायर्स की सप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी ऑटोमोबाइल की जो कंपनीज होती हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक कंपनी से वायरिंग ले, कई बार वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अलग अलग मॉडल में अलग अलग कंपनियों से वायरिंग लेते हैं। बट मदरसन सुमी की जो वायरिंग है वो मेजरली यूज की जाती है बहुत सारे पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स में। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, उसमें भी जो टॉप 3 मॉडल्स हैं उसमें से टॉप 2 मॉडल्स को ये ऑलरेडी अपने वायरिंग सप्लाई करते हैं। और अगर हम यहाँ पे 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो उसमें जो टॉप 5 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें से 2 को वो ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। यानी कि जितने भी टॉप एंड पैसेंजर व्हीकल सेल हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हो रहे हैं, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हो रहे हैं, उन सब में ज्यादा से ज्यादा जो वायरिंग इस्तेमाल हो रही है वो मदरसन सुमी की वायर की सप्लाई है, जो कि उस प्रोडक्ट्स में लगाई जाती है। तो जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं जो टोटल मदरसन सुमी वायरिंग के, उनमें से 70 to 80% इन टॉप 10 कस्टमर से ही इनको आ जाते हैं। पहले तो मैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझाता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो हमेशा से 61% के करीब इन्होंने मेंटेन की हुई है। FII 10% है, DII 16% है, और पब्लिक सिर्फ 11% है। प्रमोटर होल्डिंग को मैंने इसलिए यहाँ पे पकड़ा है क्योंकि जो इनके जो कोर प्रमोटर ग्रुप है वहां पे हमको समझना पड़ेगा कि ये जो इनके 60% 61% है, ये किस तरह से कौन कौन से ग्रुप इस प्रमोटर होल्डिंग ग्रुप को ओन करते हैं। तो जो मेजरली 61% का जो प्रमोटर ग्रुप है उसमें ऑलमोस्ट जो 33% के जो स्टेक्स हैं वो इनकी जो पेरेंट कंपनी है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, वो 33% ओन करती है, जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। और सुमितोमो वायरिंग सिस्टम जो कि जापानीज कंपनी है वो 25% का स्टेक यहाँ पे ओन करती है। और जो सहगल फैमिली है, जो मदरसन की जो मेन फैमिली ओनरशिप है, वहां पे करीब 3% के शेयर्स प्रमोटर ग्रुप के पास है। सो यहाँ पे मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न को इसलिए पहले बताया है क्योंकि जहां पे अभी फिलहाल शेयर्स ओन किए गए हुए हैं वहां से आप सेलिंग एक्सपेक्ट ना के बराबर करिए, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ये अपने ओनरशिप को लूज करेंगे, क्योंकि संवर्धन में भी हमने देखा है जो पेरेंट कंपनी वहां पे काफी स्ट्रांग शेयर होल्डिंग है, प्लस जो इनकी जो वायरिंग का जो ये बिजनेस है काफी स्ट्रांग जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स के पास है, यानी कि संवर्धन मेन जो पेरेंट कंपनी प्लस जो ज्वाइंट वेंचर किया हुआ है इन्होंने जापानीज कंपनी के साथ, उसके पास ज्यादा ओनरशिप है। कंपनी का जो मेन रेवेन्यू का जो मीडियम है वो सिर्फ वायरिंग बिजनेस है और कोई भी दूसरा बिजनेस नहीं है, ये हमने समझ लिया। अब वो जो वायर्स जो सेल होते हैं अलग अलग व्हीकल्स में, 58% पैसेंजर व्हीकल से रेवेन्यू आता है, 12% कमर्शियल व्हीकल से आता है, 2 व्हीलर से 14%, और जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट रिलेटेड जो ऑफ रोड इक्विपमेंट्स हैं या व्हीकल्स हैं वहां पे 10% की वायरिंग का यहाँ पे रेवेन्यू आता है।
अब अगर हम यहाँ पे शेयर के डिटेल्स की बात करें तो देखिए ये जो कंपनी है, अब ये मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, 30,000 का करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ठीक है, स्टॉक का पी जो भी फिलहाल चल रहा है वो है 46.5। वही अगर आप इसको इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री का पी 37 है। ठीक है, तो इंडस्ट्री के पी के कंपेरिजन में ये अभी थोड़ा ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसको जिस सेगमेंट में डाला गया है वो ऑटो एंसिलरी के सेगमेंट में डाला गया है, जहां पे आप एक इंडस्ट्री का पी 37-38 ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर करंट प्राइस की बात करें तो ये 70 रुपीज का करंट इसका प्राइस चल रहा है। आरओसी और आरओई वन ऑफ द बेस्ट आपको देखने को मिलेगा इस शेयर में, बिकॉज आरओसी 48% है, आरओई 42% है। ऐसा ये इसलिए हो पाता है क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट है वो सिंगल प्रोडक्ट है, सिर्फ वायरिंग बनानी है, तो और उसके लिए जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है, जिस तरह के मशीन्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारा कुछ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है और फर्दर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, और इसी की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग और कंफर्टेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फेस वैल्यू इसकी 1 है, यानी कि फ्यूचर में कोई स्प्लिट के पॉसिबिलिटी नहीं है। रिजर्व टू डेट अगर आप देखेंगे तो रिजर्व इसके 1200 करोड़ है और डेट जबकि सिर्फ 259 करोड़ है, तो रिजर्व टू डेट का रेशियो भी काफी अच्छा है, कंफर्टेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 12% है। अब ये हमें देखना पड़ेगा कंपेयर करके कि अदर ऑटो एंसिलरी कंपनी के अगेंस्ट ये कितना इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा दिखता है। तो नेक्स्ट हम यहीं पे क्विकली पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। हमने बात करी कि ऑटो एंसिलरी ग्रुप में है, लेकिन ऑटो एंसिलरी कंपनीज अलग अलग तरह के ऑटो के पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, बैटरीज, कैबिनेट्स, डैशबोर्ड, वायरिंग सिस्टम्स, कुछ जो बेसिक से इक्विपमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो सारा कुछ बनाते हैं, लेकिन मदरसन वायरिंग सिर्फ वायर्स बनाता है और इलेक्ट्रिक के जो सर्किट्स होती हैं उनको वो डिजाइन करता है किसी भी व्हीकल के मॉडल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो प्लेजिंग इस शेयर की 0 है। ठीक है, और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 12% है। अगर आप इसको बाकी के ऑटो एंसिलरी कंपनीज के साथ कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि ये रिलेटिवली ऑन एन एवरेज सही है, क्योंकि बाकी कंपनियों के भी 9, 10, 11, 13 इतने ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मदरसन का जो मार्जिन है वो काफी कंफर्टेबल है। इसको हमें फ्यूचर स्टिकली भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत बड़े एक बेसिक मेटेलिक रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। शेयर की अगर हम बात कर ले तो ये शेयर जो है ये अभी रिसेंटली स्प्लिट हुआ था। ठीक है, 2022 में मदरसन सुमी संवर्धन मदरसन से स्प्लिट होकर के अलग से लिस्ट हुआ था, तब ये 46 रुपीज पे कुछ ऐसा लिस्ट हुआ, और अभी जब जाके ये शेयर जो है वो 70 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप पी रेशियो की बात करोगे तो पी रेशियो भी इसका जो है एक तरह से एक सिंपल रेंज में ही चल रहा है, 50 के मीडियन के बेसिस पे। ठीक है, लेकिन ईपीएस में जो आप ग्रोथ देख पा रहे हो वो ईपीएस में जो 1 का ईपीएस था वो ग्रो होकर के इस समय 1.5 का हो रखा है पिछले 2 सालों में। यहाँ पे जो ग्रोथ है वो सिंपल है, बेसिक है, आराम से कंपनी यहाँ पे अपने ईपीएस को ग्रो कर पा रही है। इसी को हम पीएनएल से समझते हैं, तो पीएनएल जब आप देखोगे तो यहाँ पे 8,300 करोड़ का कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में टॉप लाइन सेल्स करी है। 12% के मार्जिन से इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका बनाया 1000 करोड़ का। उसके बेसिस पे आफ्टर टैक्स इनका जो नेट प्रॉफिट आता है वो 638 रुपीज का एनुअल प्रॉफिट इनका आया है, जिसकी वजह से इनका ईपीएस 1.4 के अराउंड इनका ईपीएस आया है, और अभी इस क्वार्टर के बाद इनका ईपीएस 1.5 पे ट्रेड कर रहा है। सो कंपनी की अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 इयर्स में, क्योंकि 3 ही साल हुए कंपनी को अलग से लिस्ट हुए, बट जो सेल्स इनकी हमेशा से होती आ रही है, जब ये पेरेंट कंपनी का भी पार्ट थे तब भी इनका जो सेल्स ग्रोथ थी वो आराम से 30%, 25% के अराउंड टॉप लाइन सेल्स ग्रोथ होती थी, और जो प्रॉफिट ग्रोथ हुई है वो पिछले 3 साल में 17% हुई है, और अभी पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 37% से हुई है। इसके पीछे का भी रीजन है, मैं आगे बताता हूं। रॉ मटेरियल पे काफी कुछ डिपेंड करता है, और स्टॉक का प्राइस है जो कि अभी सिर्फ 5% ही सीएजीआर से मूव किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है वो आता है यहाँ पे एक्सपेंसेस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी के रॉ मटेरियल है वो है कॉपर। बेसिकली कॉपर की यूज करके वायर्स का डिजाइन किया जाता है, वायरों को यूज किया जाता है, और भी कुछ मेटेलिक रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज होते हैं। बट यहाँ पे जो मटेरियल कॉस्ट है वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट भी ऊपर नीचे होता है, और जिसकी वजह से मार्जिन इंपैक्ट होते हैं। हालांकि पिछले 3 सालों में ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हुए हैं, बट रिसेंटली कॉपर के प्राइसेस जो है वो थोड़े से कम हुए हैं, और उसी की वजह से मार्जिन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखी गई है। ठीक है, लेकिन ये कंपनियां जो होती हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे रॉ मटेरियल पे काफी हद तक डिपेंडेंट रहती हैं, उनका एक अपना प्रोसीजर होता है, अपना एक तरीका होता है। वो जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस सस्ते हो जाते हैं तो वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेकर के अपने उस रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। एक तो ये उनका अप्रोच होता है। दूसरा अप्रोच ये होता है कि जो भी कॉस्ट होता है वो कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे मदरसन वायरिंग भी अगर कॉपर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये अपने फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस को भी बढ़ा के अपने कस्टमर को हाई अमाउंट चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन काफी हद तक के मेंटेन रहते हैं। सेम चीज हमने समझी थी पेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल वो भी काफी ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे वो कंपनियां जो अपने प्राइस को पास ऑन कर देती हैं अपने कस्टमर्स को, वो कंपनियां काफी अच्छे तरीके से अपने मार्जिन को मेंटेन कर पाती हैं, और मदरसन वायरिंग भी यहाँ पे उसी तरह से अपने प्राइसेस और मार्जिन है उनको मेंटेन करके रखती है।
अगर हम इनके ऑल इंडिया प्रेजेंस में जितने भी इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अगर उसकी बात करें तो इनके पास 28 प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि ऑल इंडिया में कई जगह पे स्प्रेड आउट है। आने वाले फ्यूचर के टाइम पे इनके पास 2 प्लांट के कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान, ये जो 2 नए कैपेसिटी एक्सपेंशन के जो इनके प्लान है, फैसिलिटीज यानी कि प्लांट्स ये सेटअप करेंगे, ये दोनों प्लांट बेसिकली ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे अगले आने वाले क्वार्टर तक के, ठीक है। जहां पे इनका जो मेजर जो यहाँ पे ये प्लांट में काम करने वाले हैं वो आईसीई यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स से रिलेटेड जो इनके केटर करने के लिए जो नीड है वहां पे ये लोग वो प्लांट को यूज करने वाले हैं, जिसकी वजह से जो इनकी कैपेसिटी है आईसीई और ईवी को लेकर के 8 से 10% तक बढ़ सकती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है वो भी काफी अट्रैक्टिव है और वहां पे अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हैं, तो वहां से इनके फ्यूचर में और अच्छे एक अपसाइड देखी जा सकती है। कंपनी ने इस समय इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऑलरेडी, और ये 200 करोड़ किसी भी तरह का लोन नहीं है, किसी भी तरह की बोरोइंग नहीं है, ये पूरा का पूरा पैसा इनका इंटरनल खुद का पैसा है जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है। इसमें से 70% का जो अमाउंट है ये यूज करने वाले हैं एक्सपेंशन करने में, यानी कि एक नए प्लांट्स जो कि मैंने बात करी 2 नए प्लांट्स ये सेटअप करेंगे उसमें, और 30% पैसा जो है वो उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो पैसे को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली बनाती क्या है। तो जैसा कि हम समझते हैं कि ये वायरिंग और वायरिंग से रिलेटेड हार्नेस सिस्टम्स को डेवलप करती है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं व्हीकल्स में उनको ये सर्किट्स और उनके पूरे जो फ्लो होनी चाहिए वायरिंग की ये वो डिजाइन करते हैं। इनका जो वायरिंग का जो डिलीवरेबल है वो पूरी तरह से फुल सिस्टम का सॉल्यूशन देते हैं, यानी कि पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल में जितनी भी वायरिंग लगनी है, जिस तरह से सर्किट्स होने चाहिए उसका उन सभी का ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस तरह की वायरिंग सिस्टम्स को ये डिजाइन करते हैं। ये जो वायरिंग सिस्टम होती है ये सिंगल वायर सिस्टम्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वायर सिस्टम्स हो सकते हैं जिसमें कई वायर लगेंगे, कनेक्टर्स लगेंगे, वो पूरे सर्किट को ये डिजाइन करते हैं। और ये सारे जो वायरिंग सिस्टम है ये इनके जितने भी व्हीकल्स हैं वहां पे यूज किए जाते हैं। उसमें कई बार हाई वोल्टेज वायर के जो हार्नेस है वो भी वो डिजाइन करते हैं और डेवलप करते हैं। इनका जो फोकस है ये थोड़ा ईवी व्हीकल्स की तरफ भी है, जहां पे ये इंटरनल कंबशन इंजन्स और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए भी इस तरह के जो वायरिंग सॉल्यूशंस है वो डिजाइन कर रहे हैं, जहां पे फ्यूचर में अगर ईवी में काफी ज्यादा अपटेक आता है तो वो वहां पे ये कंपनी वहां पे उनको भी वो वायरिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉन कॉल्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको पिक करेंगे। यहाँ पे जो कि हम समझ पा रहे हैं कि ये आईसीई और ईवी में भी ये अपना वेंचर करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और वहां पे इनको ऑलरेडी 50% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ईवी सेगमेंट में अभी इनका बिजनेस का टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट आता है। तो अभी फिलहाल इनको सिर्फ 5% का रेवेन्यू जो है वो ईवी के सेगमेंट से आता है, यानी कि इनका अभी ईवी का जो रेवेन्यू है वो अभी इतना ज्यादा नहीं है। कि फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि जैसे हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में ईवी की डिमांड अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये वाला जो 5% है ये भी धीरे धीरे ग्रो करके ऊपर की तरफ जाएगा। और बाकी इस कॉन कॉल में बेसिकली कॉपर के प्राइसेस और कॉपर को हेज करने की क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट उसको ये कंपनी हेजिंग कॉपर की हेजिंग वगैरह नहीं करती है। फ्यूचर में जो प्लांट्स हैं उसके बारे में अगर पूछा गया तो पॉसिबली इनका कहना है कि करेंटली जो इनके कस्टमर्स हैं अगर वो उनकी डिमांड 80% से ऊपर जाती है तब वो नए प्लांट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ये काफी कुछ डिपेंड करता है फ्यूचर जो एक्सपेंशन है कि जो करंट मॉडल जो कार के या व्हीकल्स के बिक रहे हैं मार्केट में उनका जिस तरह से डिमांड रहेगा, उनका जिस तरह से ग्रोथ होगी, उसी तरह से कस्टमर्स इनको वायरिंग के ऑर्डर्स देंगे। जब भी उनके जो ऑर्डर हैं वो 80% से ऊपर हो जाएंगे तब ये नए प्लांट की तरफ जाएंगे। सो पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है आने वाले समय में ये 32 और 34 तक के भी अपने प्लांट के नंबर्स को ले जा सके, बट ये काफी कुछ डिपेंड करता है कि ग्राउंड में व्हीकल की डिमांड किस तरह से है। अब नेक्स्ट सेगमेंट में अगर हम यहाँ पे फोरकास्ट की बात करें तो रेवेन्यू जो है करेंटली इनका 8,300 करोड़ का, ये एक्सपेक्टेड है कि ये ग्रो करके 9,400 के करीब जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 10,800 के करीब जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो इनका टॉप लाइन है वो 8,300 से 10,800 तक जाने का कैपेसिटी रखता है, यानी कि आराम से यहां से कंपनी जो है 25% करीब करीब ग्रो कर सकती है इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। उसके बेसिस पे हम देखें तो करंट ईपीएस जो अभी इसका 1.4 चल रहा है, एस्टिमेटेड है कि ये FY25 के एंड होते तक के एवरेज एस्टिमेट में 1.7 तक ये जा सकता है, क्योंकि अभी जो कॉपर के मार्जिन्स वगैरह है वो काफी न्यूट्रल टू लोअर साइड में है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इनके मार्जिन्स अच्छे रहने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे हाई एस्टिमेट का नंबर लेके चलूंगा जो कि 1.8 है। तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि प्राइस यहाँ से क्या दिख के आता है। जो करंट शेयर का प्राइस चल रहा है वो है 70 और करंट पीई जो रिपोर्टेड है वो है 46.5, ठीक है। अब जो करंट ईपीएस इसका जो अभी पिछले क्वार्टर में रिपोर्ट हुआ है या पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट हुआ है वो है 1.4 ईपीएस, राइट। और इसका अगर हम फेयर वैल्यू इंडस्ट्री के पीई पे निकालते हैं जो कि इंडस्ट्री का पीई चल रहा है 37
37, तो स्टॉक का फेयर प्राइस निकल के आता है 52, ठीक है। लेकिन ये 52 के अगेंस्ट जो अभी 70 का प्राइस चल रहा है, ये 52 पे आने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि इंडस्ट्री का जो पीई है इस समय ऑटो एंसिलरीज के जितने भी शेयर्स है जो भी अच्छा कर रहे हैं वो इंडस्ट्री पीई से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। 37, 38 इंडस्ट्री का पीई अभी चल रहा है, और बाकी आप अगर जाकर के सारे ऑटो एंसिलरी कंपनी के पीई को देखेंगे तो वो 50, 55, 60 के पीई पे चल रहे हैं। तो मदरसन सुमी वायरिंग भी अपने इंडस्ट्री के पीई पर आने के चांसेस उसके कम है। 46 का पीई अभी फिलहाल जो चल रहा है वो उसी के अराउंड रहेगा। बट अगर इसके फ्यूचर की बात करें तो ईपीएस जो है वो ग्रो करके 1.8 हो सकता है, जैसा कि हमने जस्ट अभी देखा, और ये जो ग्रोथ है वो एक साल में 29% का अपसाइड है। और अगर ये जो एस्पिरेशनल पीई है, मार्केट अगर इसको 50 का पीई देता है मल्टीपल, तो स्टॉक का जो टारगेट प्राइस आता है वो आता है 90 रुपीज रिमेनिंग 9 से 10 मंथ्स में। FY25 का जब रिजल्ट आएगा मई 2025 के अराउंड, तब ईपीएस 1.8 के अराउंड रिपोर्ट हो सकता है, और मार्केट पी अगर 50 का देगा तो 90 का प्राइस यानी कि 29% अपसाइड आपको यहां से देखा जा सकता है। उसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें लिटिल बिट 3 इयर्स की, तो यहां पे जो स्टॉक की ग्रोथ है वो यहां पे मैं 17% के अराउंड लेके चल रहा हूं। 17% इसलिए क्योंकि जिस तरह से इनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स है और जिस तरह से इनके मार्जिन्स हैं, तो जो ग्रोथ है वो जो कॉनकॉल्स में भी समझ के आया था वो ये कि 3 से 5 साल में डबल होगा। अगर उन्होंने क्लियरली 3 साल में डबल की क्लैरिटी मिलती तो हम यहाँ पे ईपीएस थोड़ा सा ज्यादा लेके चलते थे, बट 17% का जो ईपीएस मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ, ये इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है पिछले 3 साल का, वही 17% का मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेकर के फ्यूचर प्राइस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो करंट ईपीएस 1.4 से ग्रो होकर के 2.5 लैंड करेगा, और एस्पिरेशनल पी अगर मार्केट उसको तब भी 50 का देता है तो प्राइस का टारगेट जो आता है 123 के अराउंड आता है इन नेक्स्ट 3 इयर्स, जो कि 76% अपसाइड है। अब रिलेटिवली जो यहाँ पे मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इसका जनरल पोटेंशियल है, ठीक है, क्योंकि इतना पॉसिबल है कि ये आराम से इजिली अचीव कर सकता है। अगर मार्केट में कभी भी एक स्विंग आती है और एक हाई एस्पिरेशनल पी मार्केट इसको 65 की तरफ लेके जाता है, तो स्टॉक का टारगेट जो हो सकता है वो 160 जा सकता है, जो कि 129% अपसाइड आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। ये आपको समझाने के लिए था कि किस तरह से आप इस शेयर में वैल्यू देख सकते हो और उसमें कितना पोटेंशियल है वो देख सकते हो। तो पूरी तरह से अवेयरनेस और एजुकेट करने के लिए है, ताकि एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर की तरह आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको कि इसमें किस तरह से आप वेटेज आपको लेके चलना है। लेकिन इसके बाद आप इसमें खुद अच्छे से रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डिसिप्लिन इन्वेस्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको ऑल हिट कीजिए। बट अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में जब हम इनका टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो क्लियरली हमको यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन दिख रही है जो कि अपसाइड है, ठीक है, जो कि अप ट्रेंड में है, और ये अपने उस सपोर्ट लाइन पे ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ पे जिस तरह से मार्केट का आउटर सिनेरियो चल रहा है, अगर वहां पे कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है तो ये इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ हो सकता है ये 60 के प्राइस को टेस्ट करे, ठीक है। तो वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। बट अदरवाइज देखा जाए तो शेयर का टेक्निकल पैटर्न भी अभी कोई नेगेटिव नहीं है। और अगर मैं समरी में बोलूं तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा कि ये एक मिड कैप का शेयर है, ठीक है। मिड कैप में मैं हमेशा एक एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि यार एटलीस्ट आप 3 साल में 4 साल में अपना टॉप लाइन डबल करो, तो वो एक अच्छी ग्रोथ एक मिड कैप के नजरिए से देखी जा सकती है। लेकिन अगर ये 5 साल में डबल करते हैं तो 5 साल में डबल करना तो मैं एक लार्ज कैप से एक्सपेक्टेशन रखता हूं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि कंपनी में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कंपनी है, इसके क्लाइंटेल अच्छे हैं, इसका जो प्रोडक्ट है और इसका जो रेवेन्यू लाइंस है वो काफी फोकस्ड हैं, तो फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी लगती है। टेक्निकली भी हमने उसका सपोर्ट लाइन देख लिया, बट एक मिड कैप से मेरे को इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा कि मेरा मिड कैप 3 साल में मेरे टारगेट को डबल करे, वो मेरे को ज्यादा कंफर्ट देता है। बट अदरवाइज देखा जाए तो मदरसन सुमी वायरिंग काफी अच्छी और कंफर्टेबल कंपनी लगती है। इसको आप कंपेयर कीजिए, जो इसकी पेरेंट कंपनी का मैंने वीडियो बनाया था संवर्धन मदरसन, मैं बहुत कम शेयर्स का 10 ईयर टारगेट रिव्यू करता हूं और उनमें से संवर्धन मदरसन एक है। तो आप जाकर के इसको रिव्यू कीजिए और आप कंपेयर कीजिए कि दोनों कंपनी में से किसके पास कितना टारगेट अचीव करने की कैपेसिटी है। इस वीडियो की लिंक मैं आपको लेफ्ट साइड में ऑलरेडी दे रखी है, आप इस वीडियो को जरूर से चेक कीजिए, तब आपको एक कंपैरिजन एनालिसिस समझ में आएगी, क्योंकि दोनों ही ऑटो एंसिलरी कंपनी है, दोनों ही एक तरह की एक ही पेरेंट ग्रुप की कंपनी है, तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। इस वीडियो में भी इतना ही। थैंक यू एवरीवन।